कैसे हैं आप लोग? होपफुली काफ़ी बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका लर्नर्स अम्ब्रेला में। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। ये चैप्टर जो है ये ऑर्गेनिक का एक मेजर पार्ट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये मेजर पार्ट पूरा पढ़ेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। कंप्लीट चैप्टर हम लोग ख़त्म करेंगे। तो आज इसका फर्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसमें अगर आप दो चैप्टर को हटा दें, जीओसी और आइसोमेरिज्म, जीओसी और आइसोमेरिज्म, इन दो चैप्टर को छोड़ दें तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें हम लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है। और ये रिएक्शन मैकेनिज्म जो है ये जेई और नीट इन दोनों एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं या जेई का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो आप इसको देख सकते हैं और ये पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊँगा। सर्वेश कुमार, मैं खुद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाऊँगा। तो बिना समय जाया किए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा रिएक्शन के बारे में समझेंगे कि रिएक्शन में क्या होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ईच रिएक्शन इन्वॉल्व्स बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। इसका मतलब है कि हर रिएक्शन में बॉन्ड टूटता है और फिर नया बॉन्ड बनता है। इसमें जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं उनमें जो पहले से बॉन्ड है, एग्जिस्टिंग बॉन्ड, वो बॉन्ड टूटते हैं और कुछ नए बॉन्ड बनते हैं। इनको हम लोग एक एग्जाम्पल से अभी समझेंगे। जैसे यहाँ देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे ए बी, ये एक मॉलिक्यूल है, इसका सी के साथ रिएक्शन करवाना है। तो इसमें देखिए क्या होगा कि ए बी के बीच जो पहले से बॉन्ड है वो बॉन्ड टूटेगा कुछ इस तरह से। ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग है। इसको हम लोग बी से शॉर्ट में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है। तो ये बॉन्ड जब टूट जाएगा ए और बी के बीच का, तो ए अलग हो जाएगा और बी अलग हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि यहाँ ए है और फिर बी है और यहाँ पे रिएक्टेंट में सी पहले से है, तो फिर बी और सी के बीच नया बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसमें क्या होगा, ए होगा और फिर साथ में बी और सी होगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा ए प्लस बी सी के बीच सिंगल बॉन्ड। तो ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा, और इसमें जो बॉन्ड टूटने और बनने का जो प्रोसेस है इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। पहले ए और बी के बीच बॉन्ड था, यहाँ सी था, फिर क्या हुआ कि ये बॉन्ड टूटने लगा और इधर बी और सी के बीच नया बॉन्ड बनने लगा। तो ये जो है बॉन्ड टूटने और बनने का जो प्रोसेस है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट, इसको हम लोग शॉर्ट में टीएस से लिखते हैं। तो ये ट्रांजिशन स्टेट के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बस मैं आपको इतना बताना चाह रहा था कि हर रिएक्शन में बॉन्ड टूटने और बॉन्ड बनने का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि बॉन्ड कैसे टूटता है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग कहें, बॉन्ड फिजन कहें या बॉन्ड क्लीवेज कहें, इन तीनों का मतलब एक ही है, बॉन्ड का टूटना। अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि बॉन्ड ब्रेकिंग कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। अब इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहला टाइप है होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग और दूसरा टाइप है हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। तो पहले हम लोग होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में पढ़ेंगे कि होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या होता है। फिर हम लोग हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में पढ़ेंगे कि हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या होता है। तो यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग का डेफिनेशन है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक मॉलिक्यूल लेते हैं ए बी, ये एक मॉलिक्यूल है। तो अब ए और बी के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है आपको। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें ए का भी एक इलेक्ट्रॉन होगा और बी का भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा होमोलिटिक पैटर्न में, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बी के पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ए के पास चला जाएगा। तो वही आप देखिए यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा हुआ है, इन सच काइंड ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बॉन्डिंग एटम्स। इसका मतलब हुआ इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन थे
वो एक इलेक्ट्रॉन बी के पास गया, एक इलेक्ट्रॉन ए के पास, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। और इसमें था भी ए का एक इलेक्ट्रॉन और बी का एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में। तो इसका मतलब हुआ कि ए को किसी इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हुआ है, बी को भी किसी इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हुआ है। इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ए का था, एक बी का था, तो बॉन्ड टूटने के बाद एक इलेक्ट्रॉन ए को मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन बी को मिल गया। तो यहाँ पे ए और बी में से किसी को इलेक्ट्रॉन का फायदा या नुकसान नहीं हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे ए पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया और बी पे एक इलेक्ट्रॉन, और किसी पे चार्ज नहीं आएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सो डैट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल इज ऑब्टेन्ड। तो ये जो न्यूट्रल इंटरमीडिएट हमें मिला है, जो कि यहाँ पे प्रोडक्ट है बॉन्ड टूटने के बाद, वो जो है वो फ्री रेडिकल कहलाता है। इस पे चार्ज नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ भी हम लोग एक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं ए बी। तो यहाँ पे जो ए और बी के बीच बॉन्ड है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन ए का होगा और एक इलेक्ट्रॉन बी का होगा। लेकिन यहाँ पे जब बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन या तो ए के साइड जाएंगे या फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी के साइड जाएंगे। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए की तरफ जाएगा या बी की तरफ जाएगा, ये तब हम डिसाइड कर पाएंगे जब हमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पता होगा ए और बी का। अगर मान लेते हैं कि ए का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी से कम है, यानी कि बी जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी की तरफ आ जाएगा बॉन्ड टूटने पे। तो इसको बोलते हैं हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। यहाँ पे देख सकते हैं वही लिखा हुआ है, इन सच काइंड ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम सो डैट आयंस आर ऑब्टेन्ड एज एन इंटरमीडिएट। अब इसको समझिए, यहाँ पे जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी की तरफ चला गया तो बी को एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ और ए को एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ। तो यहाँ पे ए पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और साथ में बी बनेगा, इस पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बना है वो चार्ज्ड इंटरमीडिएट है, इसको हम लोग आयंस बोलते हैं। जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसको हम लोग कैटायन बोलते हैं और जिस पे निगेटिव चार्ज है उसको हम लोग एनायन बोलते हैं। अब एक चीज़ आप लोग समझिए कि यहाँ पे जब हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग था तो इसमें हमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पता होना चाहिए, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसके तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा। लेकिन होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग के केस में अगर आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पता नहीं है, दोनों बराबर हों, ए ज़्यादा हो बी ज़्यादा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों को हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग से कोई लेना देना नहीं है। यही हमारा अगला नोट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देयर इज नो कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फॉर होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। क्योंकि कुछ लोग ऐसे पढ़ा देते हैं कि ए और बी का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जब बराबर होगा तभी होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कोई कंडीशन नहीं है। अब एक चीज़ और आप देखें कि यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में जो एरो हमने यूज किया है वो सिंगल हेडेड एरो है, यहाँ पे हेड आप देख सकते हैं। जबकि हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में जो एरो हमने यूज किया है वो डबल हेडेड एरो है। मैं एक बार ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये एरो हमने होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में यूज किया है और हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में हमने ये एरो यूज किया है। तो इस दोनों का मतलब आप समझिए, ये जो एरो है इसका मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन टेल से इस एरो के हेड की तरफ जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन इसके टेल से इसके हेड की तरफ जा रहा है। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रॉन बी के तरफ जा रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे हमने सिंगल हेडेड एरो यूज किया है। यहाँ पे देखिए दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से बी की तरफ जा रहा था, तो यहाँ पे हमने डबल हेडेड एरो यूज किया है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग और हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए यहीं तक। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।